Namaskar दोस्तों, good evening. Once again I welcome to you all in my YouTube channel Arindam Das. मेरे YouTube व्यूअर्स को मैं अपने तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कोई भी हो, मेरे स्टूडेंट्स हो या फिर मेरे दोस्त हो या फिर बाकी को, मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहे हो। ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज जितना तक मैं वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ या फिर करता हूँ, वो सभी आप लोगों के बदौलत ही होते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि काइंडली कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो को आप लोग फॉलो कीजिए, देखिए, और अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत महसूस हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर बोल सकते हैं। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है नेशनल इनकम के ऊपर। ये नेशनल इनकम होते क्या हैं और इसका जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स पर वो कैसे दिया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरुआत कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, नेशनल इनकम को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, दैट इज़ इनकम। कैसे होते हैं ये जो इनकम है, ये इनकम का सोर्स कहाँ से आते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी को मैंने एक दिन आप लोग के सामने व्यक्त किया था। ये जो इंडियन इकोनॉमी होते हैं हमारे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर, ये तीन सेक्टर पर डिवाइड है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेविंग, इस सेक्टर से जो कोई अपना अर्निंग करते हैं इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के कौन सा होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर जैसे कोई माइन वर्कर है, कोई इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं, किसी के पास शॉप है, कोई किसी फार्म पर काम कर रहे हो, तो इससे जो अर्निंग वो प्राप्त करते हैं इसी को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। एंड द रिमेनिंग पोर्शंस known as tertiary sector. Tertiary sector, that is, you can say the government sector, banking, insurance, the persons who is engaged in the activity or services in any colleges, schools, universities, all those are known as the tertiary sector. तो इसमें से जो आय निकलता है, that is income होते हैं, इसको जब एक अकाउंटिंग पीरियड या फिर एक अकाउंटिंग ईयर पर हम जब उसको काउंटिंग करते हो, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। एंड इट इज़ व्हाट, लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन गिवन इन द डेफिनेशन। प्लीज़ काइंडली फॉलो दिस। द नेशनल इनकम इज द सम टोटल of factored incomes earned by the normal residents of a country. Factor income is what? There are four factors of production available, such as land, labor, capital, organization. To employ land, we have to pay something. This is known as rent. Okay? And whenever we engage someone in any activity, we have to pay something at the end of the day. This is known as wages. Why it is known as wages? Because he is earning money in lieu of his labor. Okay, it is known as wages. Now the third one is capital. Whenever we employ a portion of money, this is known as capital. And when capital is collected or borrowed from others, we have to pay extra sum of money, extra amount of money. This is known as what? This is known as interest. And the entire procedure is accomplished within a place. This is known as entrepreneurship, or you can say organization, and the motive of the organization is to earn
money. Okay, so they are the factored incomes. Okay, ठीक है. So जब हम फैक्टर इनकम्स को अर्निंग करते हैं बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, हम नॉर्मल रेसिडेंट्स का डेफिनेशंस शायद ही मैंने आप लोग को दिया हुआ है. तो नॉर्मल रेसिडेंट को आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ पर्सन और ए इंस्टीट्यूशन. ओके, वेदर ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन whose center of economic interest, whose center of economic interest lies in the domestic territory of the country in which he lives. मान लीजिए कि मैं असम का रेसिडेंट्स हूँ और अगर मैं वेस्ट बंगाल जाकर अपना अर्निंग करता हूँ तो मैं अपना डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज़ मैं अपना कंट्री के अंदर जहाँ कहीं भी हो, मतलब जिस किसी राज्य में भी हो, मैं जब अर्निंग करता हूँ या फिर मैं अपने राज्य के किसी ज़िले पर जाकर या फिर अपने ज़िले पर जाकर जो अर्निंग कर रहा हूँ, मुझे कहेंगे आई एम द नॉर्मल रेसिडेंट. ओके, सो नॉर्मल रेसिडेंट इट शुड बी located within the domestic territory of the country. You have to remember this one. Okay, so you have during the period of 1 year, so normal residents who is earning the factor incomes during the period of accounting year or during the economic year. Okay, actually in this definition the national income lies under two important concepts. Number one is factor incomes and number two is normal resident. Okay, so in this definition you have to remember the total or basic concept on national income. So what are they? First one is factor incomes, as I stated earlier, as I described earlier. Okay, and another is what? Another is normal resident. Just a minute ago I have discussed. Okay, so आपको जब नेशनल इनकम कंसेप्ट को बताया जाएगा आप ऐसे व्यक्त करेंगे जैसे नॉर्मल रेसिडेंट्स वो जो फैक्टर इनकम अर्न करते हो, जो टोटल इनकम को वो कहते हैं, क्या कहते हैं? नेशनल इनकम. ये एक प्रिसाइज कंसेप्ट है. अगर आपको नेशनल इनकम को डिफाइन करना हो तो आप 3 कैटेगरी में आप उसको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम अंडर आउटपुट मेथड. नेशनल इनकम अंडर आउटपुट मेथड. नंबर 2 नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड. एंड नंबर 3 नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड. देखिए ये मैं बहुत ही मतलब आपको एब्स्ट्रैक्ट और जिस्ट नॉलेज दे रहा हूँ. देखिए आउटपुट मेथड पर क्या होते हैं. आउटपुट मेथड पर जब आप नेशनल इनकम को डिफाइन करेंगे तो वो ऐसे होंगे कि यहाँ पर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए जो प्रोड्यूस करते हैं बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. अगेन आई रिपीट, under the method of output approach or under the method of output or under the output approach, the national income can be defined as the flow of goods and services produced by the normal residents of a country in an accounting year. ठीक है, एक ईयर पर जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं द फ्लो ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ सर्विसेज विद इन द अकाउंटिंग ईयर, उसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं. किस मेथड के अंडर? हम उसको आउटपुट मेथड के अंडर हम कहेंगे. ठीक है, सो इन दिस कंसेप्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इट इज़ द कोर एंड बेसिक concept or you can say the main concept of output approach. ठीक है, अगर यहाँ पर कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता तब आपको ये मान लेना चाहिए कि नेशनल इनकम अंडर आउटपुट अप्रोच नहीं हो रहा है.
ठीक है। आउटपुट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। तो जितना प्रोडक्शन होगा वो तो दिखाई पड़ेगा ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब जितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तब नेशनल इनकम कितना क्या होगा, बढ़ेगा। जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तब हम जैसे नॉर्मल रेसिडेंट्स या फिर द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री उसको भोग कर सकेंगे, उसको हम यूटिलाइज कर सकेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, इनकम अर्निंग भी कर सकते हैं और हमारे देश को तरक्की के ऊपर हम ले जाते हैं। तो ठीक है, आपको ये मान लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, इट इज़ द बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट अंडर आउटपुट मेथड। ओके, देखिए यहाँ पर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो एक्चुअली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं एक्चुअली दो कंसेप्ट में बांटा गया। आपको फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, मैं आपको छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मेरे पास ये एक कप सिरप का बोतल है, इसका नाम ओरिमिंट है। देखिए ये जो मेरे हाथ पे आया, ये कहाँ से मैंने लाया, बाज़ार से। बाज़ार से क्यों आया ये, क्योंकि जब तक ये अंडर द प्रोसेस होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, वो मार्केट पर नहीं आएगा। जब ये मार्केट पर आ गया, इसके जब पैकेटिंग हो चुके हैं, इसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है, ये कप को मैन्युफैक्चर हुआ है, तब आप इसे प्राप्त करेंगे। और जब आप इसे प्राप्त करेंगे, यू कैन टेक, you cannot assume, you can take that this is the final goods. ओके, सो जो फाइनल गुड्स होते हैं ये एक्चुअली हम दो तरीक़ों में उसको बांट सकते हैं। एक आपको ऐसा लगेगा, फर्स्ट वन इज़ कंजम्पशन पर्पसेस। ये जो मैंने ओरिमिंट जो दवाई ली है, ये मैं कंजम्पशन के लिए ही मैंने इसको यूज़ किया, ठीक है। अब 2 नंबर जैसे होते हैं, आप फाइनल गुड्स आप ऐसे होते हैं कि आपने कहीं से कैपिटल एम्प्लॉय किया। जैसे देखिए उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं कि क्यों, हम जब परचेस करके आते हैं, मान लीजिए कि मैं कहीं से मान लीजिए मैं एक बोलेरो मैंने गाड़ी ख़रीदा। मैंने जो बोलेरो गाड़ी ख़रीदा वो मेरे लिए, मैं इसको जब मार्केट पर आया या फिर मैं अपने शोरूम से लेके आया, क्यों लेके आया, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कैपिटल। ये आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। व्हाट इज़ द बेसिक एम्बिशन और व्हाट इज़ द बेसिक थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, इट इज़ एक्चुअली माइंड, कि मेरे दिमाग में ऐसा चला कि बोलेरो है, मैं उसको परचेस करके लाया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको अपने पर्सनल यूज़ में ना देकर मैं किसी कमर्शियल पर्पज़ पे दे रहा हूँ। मैंने मान लीजिए कि मैं ONGC पे दे दिया 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर कैपिटल को एम्प्लॉय कर रहा हूँ। पहले मैंने उसको एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। अब मैंने एक्सपेंडिचर का ये जो कैपिटल मैंने अपने ऊपर लाया, वो क्यों लाया, वो इसलिए लाया क्योंकि मैं उसको एम्प्लॉय करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो रुपया उनको दे चुका हूँ, हाँ अभी ये पूरा कैश ये हो या फिर इंस्टॉलमेंट के बेसिस हो, मैंने दे दिया। आप मान लीजिए ये मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन वहाँ से जो अर्निंग आ रहा है, यही अर्निंग मैं कैपिटल को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, लेकिन पहले वो मुझे एक्सपेंडिचर पर जाना है, ठीक है। अभी देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। या ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होते हैं, ये ना आप रीसोल्ड कर सकते। अभी ये मैंने ले लिया, ये क्या मैं फिर से उन लोगों को दे दूंगा, वो क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे। हाँ, नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मैंने अपनी गाड़ी खरीदा है, मैंने ये बोला, ये गाड़ी क्या किसी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकोगे, नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बातें अभी जो चल रहा है, ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और कुछ नहीं। लैंड्स अगर होंगे तो लैंड को एम्प्लॉय करके आप क्या कर सकेंगे, आप गुड्स एंड सर्विसेज भी कर सकेंगे, ठीक है। अगर इसी लैंड के ऊपर आप मकान बना के दो, 5 रूम 2000 का इनका रेंट, तो आपका महीने में कितना आ रहा है, 10,000 रुपया कुल मिलाकर आ रहे हैं। तो इससे आप अपना क्या करें, आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई नहीं। These goods and services are measured in their physical units like tons, meters, liters, etc. which cannot be added. जब आप नेशनल इनकम को काउंटिंग करोगे, जो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो इनका
फिज़िकल यूनिट्स होते हैं, जो फिज़िकल यूनिट्स को जो मेजरमेंट होते हैं, जैसे लाइक टॉन्स, किलोग्राम्स, लीटर्स, सेंटीमीटर्स एट्सेट्रा, it cannot be added. To get the total income all those goods and services, we need to multiply each output by its respective price. टोटल मिलाकर अभी मान लीजिए कि बिस्कुट का प्रोडक्शन है, बिस्किट जो होते हैं बिस्किट, टोटल मान लीजिए कि 10, मैंने कुल मिलाकर 10 बिस्कुट का पैकेट मैंने प्रोड्यूस किया। पर पीस होते हैं, टोटल का जो होते हैं प्राइस होते हैं 5 रुपीज़। ध्यान में रखिए, तो 5 × 10 कितना आ रहा है, टोटल ₹50। यही टोटल ₹50 हमारे लिए नेशनल है। लेकिन देखिए, जब अगर हम उसका वेट अगर मेजर करेंगे तो थोड़ा अलग आएगा। लेकिन इस जो बिस्किट को बनाने में जो सामग्रियाँ ऐड हुआ है या यूटिलाइज हुआ या फिर यूज़ किया गया, इनको हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ तब लेंगे जब इनका टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ और उसका प्राइस एट द मार्केट वैल्यू। ठीक है, यही हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में अंडर आउटपुट मेथड हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, अभी हम 2 नंबर यूनिट पर जाते हैं, मतलब 2 नंबर जो कैटेगरी इनकम मेथड। देखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। ये तो मैंने आपको बता दिया। Whatever is produced by the factors of production gets distributed them as factor incomes in the form of wages, rent, interest and profit। ये भी मैंने आपको बताया। अभी देखिए, आपके पास एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में आप मज़दूर काम करते हैं। आपका मोटिव क्या है कि आप अर्निंग करते हैं। उन लोगों का मोटिव कि मैं आप लोगों को काम करने में हेल्प करूँगा। वो जो मज़दूर होते हैं वो लेबर दे रहे हैं, आप उनको उनके लेबर के जो एक्सचेंज पर आप उनको क्या दे रहे हो, एक तनख्वाह दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ठीक है, अभी जो आपने कैपिटल को क्यों यूटिलाइज किया, कैपिटल को यूज़ किया टू परचेज अ मशीनरी अगर नहीं होंगे तो आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। सो ये जो होते हैं ये फैक्टर इनकम्स होते हैं। और फैक्टर इनकम कैसे आते हैं, फैक्टर इनकम इट इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, in the form of wages, in the form of interest, and lastly a producer can expect total profit. Okay, so income is generated in the production process. How? मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना। मैं अकेला तो नहीं कर पाऊँगा, इसी लैंड को मैंने किसी से मान लीजिए कि लीज़ एग्रीमेंट पर लिया। जिन्होंने मुझे ये लीज़ एग्रीमेंट पर दिया, मैं सालाना हो फिर महीने में हो, मैं उनको एक अमाउंट दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेंट। वो भी एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, येस और नॉट। नंबर 2, मेरे फैक्ट्री में मज़दूर आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग सैलरी, ये भी इनकम जनरेट हो रहे हैं। अभी मान लीजिए कि मेरे जो प्रोडक्शन का जो सामान है, मैं उसको मार्केट पर लेने वाला हूँ या फिर पहुँचाने वाला हूँ। मैं घर घर जाकर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने किसी को ड्राइवर के बतौर गाड़ी में उन लोगों को ने बोला कि मेरे जो सामान है उनको आप मार्केट पर पहुँचा दो, तो ये वो भी एक अमाउंट गेटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे जो प्रोडक्शन के पर्पस होते हैं, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ एनहेंस्ड, इट इज़ इंक्रीज्ड, बट और इट इज़ जनरेटेड द इनकम इन द रेस्पेक्टिव इकोनॉमी। ठीक है, आपको ये ध्यान पर रखना है कि ये जो इनकम होते हैं, ये इनकम कैसे जनरेट होते हैं। इनकम जनरेट होते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड होते हैं तब सिर्फ एक जो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, उसका ही फ़ायदा नहीं होता।
पूरे यूनिट्स का भी फ़ायदा होता है, पूरे एंटायर इकोनॉमी, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द फ्रॉम द लोअर मैनेजमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट. ओके, यू हैव टू माइंड दिस वन, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. सो इसमें से इनकम को हम क्या कहते हैं, जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो जो नेशनल इनकम होते हैं अंडर इनकम मेथड, ये इक्वल होते हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. टोटल मार्केट वैल्यू, मार्केट में कितना वैल्यू होते हैं जो आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है. ठीक है, सर्विसेज की बात में अगर जाओ, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, एक प्रोफेसर, वो जब बाहर निकलते हैं वो भी जो एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, उनको भी एक एक्सपेक्ट होना चाहिए कि मुझसे इनकम कैसे जनरेट होगा. ठीक है, अगर आप स्टूडेंट को नहीं पढ़ाओगे, अगर वो अपना आपसे कोई ज्ञान नहीं लेगा, तब वो भी फ्यूचर में जाकर आपके जैसा एक शिक्षक नहीं बन पाएगा. तो इन द इकोनॉमी, इन द सोसाइटी, एवरीवन इज़ अल्टीमेटली ए प्रोड्यूसर. हाँ, वो क्या होता है, वो या आप जानते भी हो या फिर आप उसको मतलब ना जानते हुए भी आप ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हो. तो देखिए, ये जो नेशनल इनकम होते हैं अंडर इनकम मेथड, ये इक्वल होते हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मैंने आप लोगों को बोला रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब होते हैं फैक्टर इनकम. सो इट इज़ इक्वल टू द नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड. अब जो लास्ट आता है वो है एक्सपेंडिचर. हम जो इनकम करते हैं वो उसका मूल उद्देश्य क्या है, एक्सपेंडिचर, टू एक्सपेंड. तो हम जब जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. व्हाइल कंजम्पशन इज while expenditure is incurred on the purchase of capital goods, that is final goods for further production, is called investment expenditure. दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं. एक एक्सपेंडिचर फॉर कंजम्पशन पर्पज, इट इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और एक प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं टू परचेज कैपिटल गुड्स, दैट इज इट इज़ नोन एज नॉट परचेज. आप आज खर्च कर रहे हो लेकिन इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. तो ये जो मैंने ये चीज़ें ख़रीदा था, ये होता है मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अभी मैंने आपको बोलेरो के बारे में बताया. हाँ, मेरे पास अभी मैंने नहीं लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ. तो वो होंगे आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो देखिए, दास फ्रॉम एक्सपेंडिचर का और दूसरा मतलब होता है डिस्पोजिशन. मैंने इनकम करके लाया, अभी मैं इनकम को डिस्पोज कर रहा हूँ, टू एम्प्लॉय कर रहा हूँ, टू परचेज और टू एम्प्लॉय एनीथिंग. ओके, सो फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल इनकम इज़ द नेट आउटपुट. ये इसको एक्सपेंडिचर किया गया, इसको काटा गया. नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, नेट आउटपुट और नेट प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज flowing during the year from the country's productive system into the hands of ultimate consumers or into the net addition to the country's capital goods. ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर नेशनल इनकम को डिफाइन करोगे तो ये होते नेट, आपको मानना होगा नेट. ठीक है, नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज flowing during the year from country's productive system. कंट्री का जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर्स के हाथ पर, और इनटू द एडिशन टू द कंट्रीज कैपिटल गुड्स, और वहाँ से लेकर इनटू द एडिशन ऑफ द कंट्रीज कैपिटल गुड्स, वहाँ तक का जो सफ़र होता है वही होता है हमारे एक्सपेंडिचर मेथड. तो देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड पर अगर नेशनल इनकम को डिफाइन किया जाए तो ऐसा होंगे कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर
प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप जब आपके पास अमाउंट है, मान लीजिए कि 20,000 रुपये, अब आपके घर के खर्च आप चले जाएंगे मान लीजिए 8,000 रुपये, तो आपके पास कितना रह गया कुल मिलाकर 12,000 रुपये। अभी आप 12,000 में से आपने ये सोचा कि मैं 6,000 से मैं एक ऐसा कुछ खरीदूं कि वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो। हाँ, मान लीजिए आपने एक कैपिटल ही ख़रीदा। हाँ, इसके बदौलत एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 6,000 में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो ये होंगे आपके लिए, आज के लिए आपके एक्सपेंडिचर होंगे, लेकिन कल के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो देखिए, मैंने ये जो नेशनल इनकम है, पता नहीं मैंने आप लोगों को कितना समझाने में समर्थ हुआ हूँ। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये मानना होगा कि इट इज़ द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज earned by the flow of goods and services. It is actually the factored incomes earned by the normal residents in the country हाँ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर नेशनल इनकम को 3 कंसेप्ट में आप डिफाइन कर सकते हो। पहला होगा आउटपुट अप्रोच, दूसरा होगा आपका इनकम अप्रोच, एंड थर्ड होंगे आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो देखिए दोस्तों, मैंने जितना भी हो सका मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाने में कोशिश की। अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।